नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो। यदि चीज़ें आपको सीखनी हैं तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि 2 मिनट के अंदर मैं चीज़ें आपको समझा दूँ और आप तुरंत ही सीख जाओ। यदि आपको कुछ करना है तो आपको कंप्लीट ही वीडियो देखनी होगी। कितना सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, अब आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। यदि लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप लोग देखो, ताकि आपको चीज़ें सीखने के लिए मिले। किस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल हमारे बनते हैं उन सब की हम लोग बात करते हैं। देखना उन लास्ट वीडियो को आप लोग, और कमेंट्स में आप लोग बताना मैथ की वीडियो कंटिन्यू रखनी है या फिर नहीं। तो बाकी 2 वीडियो हुई हैं, यदि आपको लगता है पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है उसके साथ ही आगे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा के आगे के प्रावधान क्या हैं, क्योंकि हमने बात लोकसभा से संबंधित बात कर ली है। टोटल सीटें कितनी हैं, वर्तमान की सीटें कितनी हैं, कितने राज्यों से हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, उन सभी की हमने बात कर ली है। और उसके बाद परिसीमन आयोग क्या होता है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। परिसीमन आयोग क्या है, किस तरीके से वहाँ से उसका गठन किया जाता है, अध्यक्ष कौन होता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। तो आप लोग उसको कंप्लीट ही देखना, लास्ट वीडियो और जो पीछे के वीडियो हैं उनको भी। आज हम लोग बात करेंगे किसके संबंध में, जो लोकसभा का सदस्य होता है उनको वोट कौन डालता है और चुनाव किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे जो वोट डालने की उम्र है उसको कब घटाया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, उन सब प्रावधानों की हम लोग बात करेंगे। योग्यताएं क्या होती हैं, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 2003 में बदलाव किया गया, ये सारे के सारे प्रावधान क्या हैं, उन सबको बहुत अच्छे से डिटेल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्यकाल के संबंध में क्या कार्यकाल होता है उनकी भी हम लोग बात करेंगे। शपथ कौन दिलाता है लोकसभा सदस्यों को, उन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से बोर्ड पर आप लोग ध्यान देना। यदि हम लोग बात करते हैं लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की, तो वहाँ पर किस प्रकार होता है लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन, उसको आप लोग यहाँ पर समझो। लोकसभा सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार होता है। यदि आपसे इस बात को पूछा जाए तो वहाँ पर आपका आंसर होगा प्रत्यक्ष रूप से होता है लोकसभा सदस्य के निर्वाचन। किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें प्रत्यक्ष रूप से होता है तो इसका अर्थ यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ वोट कौन डालता है, वोटिंग कौन करता है। तो यहाँ सीधे जनता वोट डालती है, जनता वोट डालती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो कौन सीधे जनता क्या करती है, वोट डालती है। किसके चुनावों में, लोकसभा सदस्य का जब निर्वाचन होता है तो किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। इसको आप लोग पॉइंट बना के लिखना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, और यहाँ पर उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से हमारा ये वोटिंग होता है। जैसे हमने बात की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति के चुनावों के संबंध में, उपराष्ट्रपति के चुनावों के संबंध में, तो यहाँ पर क्या प्रावधान लागू है, तो उस प्रावधान की हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ या लोकसभा के सदस्यों में क्या सिस्टम लागू है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम लागू है, पोस्ट सिस्टम लागू है यहाँ पर। और यहाँ हम लोग बात करें ये होता क्या है, तो इसका मतलब है अग्रता ही विजेता। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये होता है जो भी उम्मीदवार है
लोकसभा सदस्य का जो उम्मीदवार है उसके निर्वाचन के होने में जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वही क्या बन जाता है, वहाँ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है। किसके संबंध में, लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के संबंध में। सेम प्रोसेस कहाँ पर होती है, जो राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित होते हैं तो वहाँ भी क्या सिस्टम लागू है, अग्रता ही विजेता, यानी सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है या सदस्य क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, लोकसभा सदस्य के निर्वाचन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है, जिसका अर्थ है अग्रता ही विजेता, यानी सर्वाधिक वोट पाने वाला, सर्वाधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी हो जाता है, विजयी हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि लोकसभा सदस्य का जब निर्वाचन होता है तो वहाँ कौन वोट डालता है, जनता में क्या बच्चे भी वोट डालते हैं या फिर बड़े वोट डालते हैं, यानी वयस्क डालते हैं वोट, या फिर कौन वोट डालने जाता है, तो उसको आप लोग यहाँ पर समझना। लोकसभा के निर्वाचन में वयस्क मत देता है, और यहाँ पर वयस्क होगा कौन, क्या उसकी उम्र निर्धारित की गई है, तो उसको भी आप लोग याद रखना। पहले 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति, 21 वर्ष की आयु का नागरिक, यदि नागरिकता का प्रावधान आप लोग देखोगे तो वहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले 21 वर्ष की आयु का नागरिक वोट डालता था, जबकि इस उम्र को घटाकर अब क्या कर दिया गया है, अब 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति क्या करता है, अब यहाँ पर निर्वाचन में भाग लेता है। इसको कब घटाया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया, एग्जाम में सवाल यहाँ से बनता है, उसको आप लोग अच्छे से याद रखना। इसको 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी और किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया, 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से ऐसा किया गया। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना कि कोई भी जो पागल व्यक्ति होता है तो वो क्या नहीं कर सकता है, वोट नहीं डाल सकता है। इसको भी आप लोग याद रखना। विकृत या चित्त व्यक्ति जो मानसिक रूप से क्या है,
संतुलन उसका सही नहीं है तो वह उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। विकृत या चित व्यक्ति चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है, नहीं डालता है। और किसी अपराध में बंद व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। ये भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखना। वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, यदि किसी अपराध में कोई बंद व्यक्ति है तो उसको मत देने का अधिकार नहीं है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो लोकसभा का सदस्य होता है उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी किसको हम लोग निर्वाचन करने के लिए या लोकसभा सदस्य किसको निर्वाचित करेंगे, उसकी क्या योग्यताएं होंगी, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ध्यान से और अच्छे से आप लोग इसको समझना। अब हम लोग बात करते हैं योग्यताओं की। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो सभी को पता है सबसे पहली योग्यताएं क्या होंगी। पहली योग्यताएं हैं वह क्या योग्यता है लोकसभा सदस्य बनने की, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या पूरी कर चुका हो। तो क्या बन सकता है, लोकसभा सदस्य का उम्मीदवार बन सकता है यदि 25 वर्ष की आयु उसने कंप्लीट की है तो। और बाकी के सारे प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जन प्रतिनिधि अधिनियम में देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्या प्रावधान हैं उनकी मैं यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि राज्यसभा में मैंने उसको नहीं बताया था, आज मैं आपको उस बात को बताने वाला हूँ। तो बाकी अन्य योग्यताओं का प्रावधान, अन्य योग्यताओं का प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 2003 में दिए गए हैं। और कौन कौन से हैं वो प्रावधान, उनके हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहला प्रावधान यहाँ पर लिखेंगे। पहले प्रावधान की मैं बात करूँ तो क्या प्रावधान है, अन्य इनके अलावा और क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो किस में लिखी हुई हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में, 2003 में इसमें बदलाव किया गया तो वहाँ पर ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। कौन सी योग्यताएं हैं, पहली, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी न हो। और अन्य योग्यता की हम बात करें, दास प्रथा या दहेज प्रथा में लिप्त न हो, ये प्रावधान वहां पर देखने के लिए मिलता है। और किसी दूसरे देश की
नागरिकता ग्रहण न की हो, नागरिकता ग्रहण न की हो और पागल व दिवालिया ना हो, ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2 वर्ष से अधिक की सजा भी न हुई हो, ये भी योग्यता यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर याद रखना 2 वर्ष से अधिक सजा न हुई हो, ये प्रावधान भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो 2 वर्ष से अधिक सजा न हुई हो, ये भी प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। और हम लोग यहाँ पर बात करें तो और दल बदल का दोषी न हो, अब हम लोग यहाँ पर बात करें दल बदल की, ये कब प्रावधान जोड़ा गया, तो सभी आपको पता होगा जब मैंने आपके लिए पढ़ाई थी अनुसूचियाँ, तो वहाँ पर प्रावधान 10वीं अनुसूची में प्रावधान बताया था कि दल बदल से संबंधित प्रावधानों को यहाँ पर जोड़ा गया। 1952वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो 10वीं अनुसूची का प्रावधान संविधान में किया गया और यहाँ पर दल बदल से संबंधित बात की गई कि यदि कोई व्यक्ति अपने दल को परिवर्तित करता है तो उसके संबंध में उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और ऐसा कर कौन सकता है, तो संबंधित सदन का अध्यक्ष इसकी जांच करके उसको क्या कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये प्रावधान उसमें क्या ना हो, दल बदल से संबंधित दल बदल का दोषी न हो, ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये और अन्य प्रावधान यहाँ पर हैं। और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो छुआछूत का भी क्या ना हो, दोषी न हो, उसको भी आप लोग यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो। छुआछूत का नंबर 7, छुआछूत का दोषी न हो, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। ये संबंध ये हैं योग्यताओं के संबंध में, ये योग्यताएं सही लिखा है। अब देखो एक बार मैं लिखता हूं वापस से, योग्यताएं, मुझे लगता है अब सही लिखा हुआ होगा योग्यताएं। जो छोटी मोटी चीज़ें हुआ करें ना, है ना, जैसे मैं बोलता हूँ तो कोई लैंग्वेज इधर हो जाए तो आप लोग उसको सही किया करो, है ना। ऐसा नहीं है उसके ऊपर ही आप लोग ऐसे बोलना लग गए, ये गलत है, वो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको वापस से देखा, योग्यताएं। तो ये छोटी चीज़ें आप लोग वैसे गलती नहीं होनी चाहिए पर हो जाती है, तो आप लोग ही उसको सही कर लिया करो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद हम लोग ऐसे बात करेंगे फिर क्या उम्मीदवार के संबंध में क्या प्रावधान है। यदि कोई उम्मीदवार सामान्य सीट से चुनाव लड़ता है तो उसके क्या अधिकार हैं, और यदि कोई उम्मीदवार रिजर्व सीट से या आरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है तो उसके क्या अधिकार हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रावधानों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। शेयर किया करो आप लोग इसको, है ना। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, इतना सिस्टमेटिक वैसे हम लोग पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कोई भी हम लोग ऐसे एक्स्ट्रा बात नहीं करते कि बार बार शेयर या फिर लाइक के लिए बोलते हैं। एक बार पढ़ने की हमने शुरुआत कर दी तो हम लोग कंप्लीट पढ़ते ही रहते हैं। तो आप लोग इसको शेयर किया करो। अब नोट पॉइंट बना के आप लोग लिखेंगे यहाँ पर नोट, और क्या लिखना है नोट में, सामान्य वर्ग का उम्मीदवार, सामान्य वर्ग का उम्मीदवार
यानी कोई भी सामान्य वर्ग का उम्मीदवार है तो वह आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकता है या फिर नहीं लड़ सकता, उसके संबंध में क्या अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। उसको आप लोग यहाँ याद रखना। सामान्य वर्ग का उम्मीदवार आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, जबकि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य सीट पर चुनाव लड़ सकता है, ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी जो रिजर्व सीट है उस पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके लिए आरक्षित है, तो वहाँ पर ऐसा प्रावधान कोई बनता है नहीं जर्नल के लिए। और जो अन्य सीट हैं वहाँ पर तो चुनाव वह लड़ सकते हैं क्योंकि फिर सामान्य में गिनती होगी उनकी, कोई ऐसी बात नहीं है कि रिजर्व में है वो, तो फिर सामान्य तौर पर क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनका, ये जब सदस्य बन जाते हैं तो इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल की हम लोग यहाँ पर बात करें, लोकसभा की कार्यकाल कितना होता है और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, उन सब की हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान से आप लोग समझना। किसके संबंध में हम लोग बात करते हैं अब, कार्यकाल की, कार्यकाल। और ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए कहाँ पर मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 83 में प्रावधान है, याद रखना आप लोग। और वो कहाँ पर किया गया है, यदि हम लोग योग्यताओं की बात करते हैं तो आर्टिकल 84 में वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है, जो मैंने अभी योग्यताएं आपके लिए लिखी थी। कार्यकाल की हम लोग बात करें तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। यानी लोकसभा जो पूर्ण बहुमत की सरकार है तो 5 वर्ष के लिए गठित की जाती है, और यदि गठबंधन की सरकार होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अलग प्रावधान उसके लिए हैं। सरकार बीच में भी क्या हो जाती है, हट जाती है, परिवर्तित होती रहती है, तो उसकी हम लोग यहाँ पर बात योग्यताओं के संबंध में नहीं, कार्यकाल के संबंध में तो हम लोग इसको जोड़ेंगे नहीं, पर एक फ्रेश तौर पर हम लोग बात करें तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद क्या होती है, नई लोकसभा गठित की जाती है। नई लोकसभा गठित होने का मतलब क्या है, नए सदस्य क्या होकर के आते हैं, चुन करके आते हैं। कुछ सदस्य वही जो पुराने हैं वही चुनाव जीत कर आ जाते हैं और कुछ अन्य जो नए सदस्य चुन करके लोकसभा में जाते हैं। इस तरीका का प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपातकाल के संबंध में कोई लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं बढ़ाया जा सकता, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें। यदि देश में इमरजेंसी लागू है या लागू हो जाती है, कर दी जाती है किसी कारणवश, तो वहाँ पर लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब बात आती है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर उसके हम लोग यहाँ पर बात करें आपातकालीन प्रावधान हट चुका है तो क्या वह 1 साल के लिए ही चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अधिकतम 6 माह से 6 माह की कंडीशन उसके लिए हो सकती है, और यदि 6 माह से ही पहले आपातकालीन प्रावधान हट जाता है, सामान्य स्थिति आ जाती है, तो वह क्या हो जाएगा, तुरंत अगले जो बैठक होगी उसमें ही समाप्त कर दिया जाएगा कार्यकाल। उसके लिए नए चुनाव वहाँ पर होंगे लोकसभा के गठन के लिए। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन की, तो वहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था 1976 में। अब उसके बाद यहाँ पर इसके कार्यकाल को वापस से
44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको 5 वर्ष ही किया गया, उसको भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कार्यकाल के संबंध में क्या क्या पॉइंट है, समझा तो मैंने आपके लिए दिए ही हैं, ध्यान दो बोर्ड पर। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कार्यकाल की, तो लोकसभा का कार्यकाल व लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष होता है, उसको आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखना। तो लोकसभा का कार्यकाल व लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में इस समयावधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब यदि आपातकाल की स्थिति सामान्य हो जाती है, आपातकाल की स्थिति 1 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाती है, तब यह अवधि समाप्त कर दी जाती है, और क्या किए जाते हैं, और चुनाव कराए जाते हैं, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। वहाँ पर क्या कराए जाते हैं? चुनाव कराए जाते हैं। 1 वर्ष के लिए आपातकाल की कंडीशन में बढ़ा सकते हैं, आपातकाल सामान्य स्थिति पैदा हो गई है तो वहाँ पर चुनाव वापस से होंगे, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पर हम लोग बात करें लोकसभा के कार्यकाल को क्या बढ़ाया गया था, और तो लोकसभा के कार्यकाल को 42वें संविधान संशोधन 1972 के माध्यम से इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसको वापस यहाँ मैं लिखता हूँ, जिसको वापस 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, जिन्होंने पहले वीडियो देखे हैं तो इसका मतलब आपको पता लग जाएगा, CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष
कर दिया गया। ये आप लोग अच्छे से याद रखना यहाँ पर। अब यहाँ बात की जाती है तो कितना कार्यकाल होता है, सभी को पता है 5 वर्ष। पहले भी लोकसभा का विघटन पहले भी हो सकता है, यदि बहुमत नहीं है तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोकसभा सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकते हैं जिनको लगता है कि यह बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और अधिकतम 1 माह के लिए क्या किया जा सकता है, कार्य अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा जो भी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो 1 महीने तक रह सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, कंडीशन उसके लिए समाप्त हो जाती है। वापस से फिर ऐसा लगता है कि तो बहुमत कोई सिद्ध कर सकता है तो उसके लिए बहुमत सिद्ध करना ही होगा। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। कार्यकाल की बात हो गई हमारी, कितना कार्यकाल होता है और लोकसभा के संबंध में क्या क्या प्रावधान हैं। अब यहाँ पर बात आती है, कार्यकाल भी हो गया है, सदस्य बनकर आ गए हैं, अब इनको शपथ कौन दिलाता है। शपथ की हम लोग यहाँ पर बात करें तो शपथ कौन दिलाता है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। शपथ की हम लोग बात करें तो शपथ का प्रावधान आर्टिकल 99 में प्रावधान किया गया है कि इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, पर सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते। राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की क्या कर देते हैं, नियुक्ति कर देते हैं, और वह प्रोटेम स्पीकर ही क्या करता है, अन्य सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाने का कार्य करता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका, फिर हम लोग बात करते हैं शपथ कौन दिलाता है और क्या क्या प्रावधान उसके संबंध में देखने के लिए मिलते हैं। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और ये बात आप लोग याद रखना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल में कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। तो उस कंडीशन में आप लोग ये भी याद रखना, यह कार्यकाल प्रथम बैठक से लागू होता है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष का माना जाता है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। वहाँ पर लिखा होता है कब से 5 वर्ष का होता है, तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। इसको आप लोग याद रखना और याद रखना, पूछता है एग्जाम में तो आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें शपथ या फिर ओथ, इनको कौन दिलाता है शपथ। शपथ की हम लोग बात करें तो इन्हें या संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और ये प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 99 में प्रावधान ये देखने के लिए मिलता है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है। राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं या फिर नहीं, तो उनके संबंध में प्रावधान क्या है, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाएगा। ध्यान से देखो इधर, प्रोटेम स्पीकर उस सदस्य को बनाया जाता है जिसका
लोकसभा में अनुभव अधिक हो, जिसका लोकसभा में अनुभव कैसा हो, अधिक हो, उसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। उसको क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। तो कौन होता है प्रोटेम स्पीकर, तो जिसका कार्य लोकसभा में क्या हो, जिसका लोकसभा में अनुभव कैसा हो, अधिक हो, यानी अधिक बार लोकसभा में वह सदस्य रहा हो, उसको प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये भी आप लोग यहाँ पर बात याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पर शपथ दिलाई गई है, कार्यकाल भी हो गया है, योग्यताओं की बात हमने कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं, यदि कोई सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है तो उसके संबंध में भी क्या कोई प्रावधान किया गया है या फिर नहीं किया गया, तो उसको आप लोग अच्छे से याद रखना। यदि कोई भी सदस्य चुनाव जीत करके आया है और अपने मन से वह सदस्यता या शपथ नहीं लेता है और सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो उसको आर्टिकल 104 के तहत 500 रुपये प्रति दिन जुर्माने का प्रावधान उसके लिए किया गया है। उसको आप लोग अच्छे से याद रखना। तो क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, यदि कोई सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो उसे और वह संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और वह संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, तो उस पर आर्थिक दंड के रूप में 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो उसके संबंध में क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि यदि कोई सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है तो 500 रुपये उसको क्या किया जाता है, प्रतिदिन दंडित किया जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और क्या प्रावधान है वहाँ पर मैंने आपके लिए बता ही दिया है। यदि कोई व्यक्ति बिना बताए क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो वहाँ पर उसके संबंध में क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। राज्यसभा में भी मैंने आपके लिए बता दिया है, 60 दिन के भीतर यदि वह सदन की कार्यवाही में बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त कर दी जाती है। उसको आप लोग याद रख सकते हैं। ये प्रावधान है यहाँ पर, सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो आर्थिक दंड के रूप में 500 रुपये प्रति दिन उस पर जुर्माना आर्थिक दंड के रूप में लगाया जाएगा। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब ये हम लोग बात करें तो कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 104 में प्रावधान यह देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 104 में। और उसके बाद कार्यवाही प्रचलन में रहती है और काम क्या होता है, इनका कानून का निर्माण करना होता है, लोकसभा का और राज्यसभा का। उन सभी प्रावधानों की हमने बात की है। सदस्यों में क्या होता है, योग्यताएं क्या हैं, किस प्रकार लोकसभा की सीटें हैं, कार्यकाल कितना है और ऐसा शपथ कौन दिलाता है, यदि शपथ नहीं लेते हैं तो उनके संबंध में क्या प्रावधान है, उन सभी की हमने यहाँ पर बात की है। तो इसको आप लोगों को समझ में ये आया होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ
अब लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे कि कौन होता है अध्यक्ष, कौन होता है उपाध्यक्ष, किसको बनाया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, किसको नहीं बनाया जाएगा, उनके संबंध में क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, उन सभी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, यदि आपको लगता है बेस्ट है और बेस्ट है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक भी आप लोग कर सकते हैं आप चाहो तो। बाकी पढ़ाई आपको करनी है, ये मैं कहूँगा आपसे, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष क्या होता है, क्या प्रावधान है, किस संविधान कौन से आर्टिकल में इनका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।